हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग बात करेंगे 8 से लेकर 15 मई तक के आपके एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस ऑफ अरुणाचल टाइम्स। तो बिफोर वी स्टार्ट आपको इन्फॉर्म कर दें, एपीपीएससी के करंट में बैचेस रनिंग है, प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स प्लस मेंस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फ्री क्लासेस या डेमो के लिए आप ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं विद दिस क्यूआर कोड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर। आपका जो पहली न्यूज है दैट इज लांगकुंग एडम विन सिल्वर इन 8th एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप। तो इसमें आपको चैंपियनशिप का नाम याद रखना है, किस पर्सन ने जीता, कौन सा मेडल जीता है सर, वॉन अ सिल्वर मेडल, और कहां पर हुआ था, अबू धाबी यूएई में ये आपका इवेंट हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपसे अरुणाचल करंट अफेयर्स के नाम पे पूछी जा सकती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। India overtook Japan to become world's third largest solar power generator in 2023। अब देखो ये जो न्यूज है एज इट इज एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस कम है। आपका एमसीक्यू में क्या ही क्वेश्चन बनेगा कि बता दो कि सर आपका एक इंडेक्स आई थी, एक थिंक टैंक था एम्बर, उसके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है सोलर पावर जनरेशन में। एमसीक्यू में बस इतना बन सकता है, लेकिन इस न्यूज का आप आंसर राइटिंग में यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग में आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो कि मान लो कभी सोलर पावर जनरेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये फैक्ट्स यूज कर सकते हो कि हाँ, इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। किसके हिसाब से, एम्बर जो एक थिंक टैंक है उसके हिसाब से। और एक न्यूज इन्होंने और दी है कि 5.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुई है 2023 में, उसका 5.5% जो शेयर है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आप अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। तो बाकी एक बार न्यूज आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पूरा जो आर्टिकल है मैंने आपके पीडीएफ में अटैच कर दिया। अच्छा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडियन नेवी टू होल्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज टू विद सिंगापुर नेवी टू इनहेंस ऑपरेशन ऑपरेबिलिटी। देखो इसमें सिंगापुर नेवी के साथ भारत एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज का नाम है सर सिम्बेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है सिम्बेक्स एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच होती है। तो इंडियन नेवी सिंगापुर नेवी के बीच होती है, पहला क्वेश्चन ये। अच्छा, कभी पूछे सिंगापुर की कैपिटल, बहुत आसान है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है ना। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आपका लिखा था इंडिया सागर डॉक्ट्राइन। ये सागर डॉक्ट्राइन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, सागर डॉक्ट्राइन का मतलब है कि देखो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मैं इसका वो पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, देखता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये आपका सागर क्या है, इनिशिएटिव है ना। तो इसमें भारत सरकार की कोशिश है कि जो भी हमारा पूरा इंडियन ओशन वाला हिस्सा है उसमें जो भी रीजनल प्लेयर्स हैं उनको भी हम साथ लेके चलें, उनकी भी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और वो भी हमारे साथ ग्रो करें इन दिस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये सागर एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का। नेक्स्ट आ जाते हैं सर एडिटोरियल पे। एंड रीजनल डिक्लाइन इस नाम से एडिटोरियल है। पहले मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। देखो इसका कॉन्टेक्स्ट सर ये है कि अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि आपका जो मालदीव्स है, मालदीव्स में गवर्नमेंट चेंज होती है, मोइजू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो मालदीव्स को एक तरीके से प्रो चाइना पॉलिसी पे ले जा रहे हैं। अभी तक जनरली जो वहां पर बनते थे लीडर, वो मतलब जो सरकार चलाते थे वो प्रो इंडियंस होते थे। अभी जो ये आए हैं ये थोड़ा सा प्रो चाइना थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा भी कि भाई अपनी आर्मी को यहाँ से हटा लो, ये कर लो, वो कर लो, काइंड ऑफ प्रो चाइना पॉलिसी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप प्रमोट किया, तो वहां से मालदीव लक्षद्वीप को लेके ट्रेंड चलने लगा, बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड चलने लगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो रीजनल डिक्लाइन है हमारा मालदीव और इंडिया का जो रिलेशन है उसका एक डाउनफॉल मोमेंट वहां देखने को मिल रहा था। तो उसी से रिलेटेड, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो भी इसके सारे पॉइंट्स थे इसमें तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा,
इस वजह से मैंने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया है, एक एक पॉइंट बआसानी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ एलिमिनेट भी कर दिए जो मुझे लगा अननेसेसरी, उतना क्या कंटेंट करोगे रख के, बाकी सारे पॉइंट्स को इस तरह से आपका अरेंज कर दिया है। अब देखो ये पूरा एडिटोरियल शुरू ही होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव आर्किपेलागो कंट्री। आर्किपेलागो क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं आर्किपेलागो। तो एक आर्किपेलागो कंट्री है मालदीव्स। तो इट अर्ज इंडिया टू इनकरेज टूरिस्ट टू विजिट देयर कंट्री। Maldivian President Mohammad Muizzu has urged Indian PM Modi that his country's economy depends on tourism and therefore India should continue to be a part of Maldivian tourism sector। अभी मतलब न्यूज आई थी कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट है मुइजू साहब, उन्होंने भारत सरकार से कहा कि भाई हमारे अपने यहाँ टूरिज्म हमारा प्रमोट करो, हमारा जो पूरा बिजनेस है, हमारा जो पूरा इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चल रहा है और कुछ तो हमारे पास है नहीं। तो क्योंकि उससे क्या है, उनका नुकसान हो रहा था। अभी चूंकि जैसे लद्दाख वाला सीन हुआ, लद्दाख में प्रधानमंत्री गए तो लोगों को आइडिया लगा कि हाँ मालदीव्स के सारे रिलेशन अच्छे नहीं है, फिर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगे, कई कंपनीज मालदीव्स की फ्लाइट कैंसिल करने लगी, तो उससे मालदीव्स को हो रहा था नुकसान। तो इस वजह से मालदीव्स ने अर्ज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि भाई अपना यार टूरिज्म हमारा थोड़ा सा प्रमोट कर दो, हमारी कंट्री विजिट करें आपके लोग, क्योंकि इंडिया से एक बहुत बड़ा चंक है जो मालदीव्स में टूरिज्म के लिए जाता है। तो यानी हो क्या रहा है, मालदीव्स का कंसर्न है कि इंडियन टूरिस्ट वहां पे घट रहे हैं। और क्यों घट रहे हैं? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीज जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। जो दो कंट्रीज के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसका ये नतीजा था। अब उन्होंने शुरू से शुरू किया, ऑथर ने बताया है कि भाई शुरू कहां से हुई चीजें, जो प्रो चाइना प्रेसिडेंट है मुइजू वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और इंडियन आर्मी पर्सनल को वो बोलते हैं कि भाई आप रिलोकेट कर जाओ मालदीव से दूर। मालदीव से दूर यानी यहां से शुरू हो गया इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस का डाउनफॉल। अब ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया मालदीव्स का जो बायलेटरल रिलेशन है वो डिक्लाइन कर रहा है एज ए रीजनल पावर, व्हाइल इंडिया इज ग्रोइंग ग्लोबली। यानी अगर हमारी रीजनल पावर आप देखो डिक्लाइन कर रही है, मालदीव जैसा छोटा कंट्री हमारे आर्मी से बोल रहा है कि आप यहाँ से रिलोकेट कर जाओ, तो इसको ऐसे देखा जा रहा है इट इज द डिक्लाइन ऑफ रीजनल पावर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो रीजनल अलायंस है उनके साथ अब उनका उतना गठजोड़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी साइड अगर देखो, अगर ऐसा होता कि चलो भारत एक कमजोर देश हो रहा होता, लोग भारत से अलग हो रहे होते तो समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे भारत एक मजबूत ताकतवर देश बन रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग इन इकोनॉमी, इन डिफेंस, हर सेक्टर में हम मजबूत बनते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे रीजनल पावर है वो घट रही है। तो इट इज ए काइंड ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है। इंडियाज ग्लोबल राइज इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ग्रोथ इन एब्सोल्यूट पावर, strategic positioning, economic growth in GDP, military strength and its largest demography, particularly the youth population। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ की आबादी हमारे पास है, बट स्टिल हमारे जो रीजनल डिक्लाइन है वो देखने को मिल रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। और इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहा है जो हमारी स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स है, जैसे क्वाड है, G20 है, ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ जो G7 को इनविटेशन आया है, ठीक है। तो ये हमारी सिग्निफाई कर रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, हो रही है। साथ ही साथ इंडिया सीम्स टू बी स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन द नेबरहुड। तो नेबरहुड में जो हमारा इन्फ्लुएंस था वो भी हमें कम होता दिख रहा है। स्टिल हमारा अगर देखो ग्रोथ अच्छी जा रही है, उसके बावजूद भी हमारा जो नेबरहुड में इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? It is in the face of an aggressive and expensive China. Because of the obvious asymmetry in strength between the two countries, India is experiencing a decline of relative power in regard to China। यानी मोटा माटी हो क्या रहा है कि देखो आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी बनी है एशिया में, दो पावरफुल कंट्रीज हैं, इंडिया है, चाइना है। अब जो हमारे पड़ोसी हैं, मान लो मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमारे रीजनल अलायंस हैं। ये हमेशा से भारत से मजबूत रिश्ते लेते हुए चले हैं, लेकिन अभी क्या है, चाइना भी अपनी पावर को असर्ट कर रहा है। और इंडिया और चाइना को अगर हम कंपेयर करें तो चाइना की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है,
चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इस वजह से इंडिया को अपने रीजनल पावर्स को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये मोटा माटी ब्रॉडली पूरे कॉन्टेक्स्ट का सार है, समराइजेशन है। Paradoxically, the factors that cause the decline of India's regional influence are the ones that contribute to its growth as global power. ठीक है, क्या कह रहा है? The factors that cause the decline of India's regional influence are the ones that contribute to its growth as global power. यानी जो रीजन, जिस वजह से हमारे रीजनल पावर घट रही है, ठीक है, वही रीजंस की वजह से हमारी ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। जैसे कि जो अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो साउथ एशिया से विड्रॉ कर रही हैं। अब वो साउथ एशिया से विड्रॉ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, अब या तो उनको ओवरटेक इंडिया करेगा या चाइना करेगा। तो इंडिया चाइना के बीच एक वहां पर क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन उसको वहां पर डोमिनेशन अपनी स्टैब्लिश करेगा या कौन वहां पर बड़ा पार्टनर उभर के आएगा, एक रीजनल बड़ा अलायंस उभर के आएगा, इंडिया या चाइना। तो वो जगह क्या है, खाली हो रही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज का एक इन्फ्लुएंस था साउथ एशिया पे वो जा रहे हैं, तो उसकी जगह भी या तो इंडिया लेगा या चाइना लेगा। दिस हैज लेफ्ट स्पेस ओपन टू चाइनीज पेनिट्रेशन इनटू द रीजन। अब उसका फायदा कौन उठा सकता है, चाइना उठा सकता है। तो अगर चाइना आएगा तो हमारी रीजनल पावर क्या होगी, कम होगी। In the face of competition from China, as said before, due to lesser economic strength, New Delhi is unable to maintain its hegemony in the neighborhood. मतलब कुल मिला के सर बात यह है कि चाइना से जो हमें कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, तो न्यू दिल्ली इज अनेबल टू मेंटेन इट्स हेजेमनी इन द नेबरहुड। तो एक आपका जो नेपाल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने कहा भी था कि चाइना के पास बहुत पैसा है। तो चाइना के पास पैसा तो वो कहीं भी किसी को भी टैप कर सकता है, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जानते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो वही चीज है, चाइना के पास इतना पैसा है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत इजीली। अब इंडिया की ग्लोबल राइज हो रही है, साउथ एशिया से वेस्ट कंट्रीज जा रहे हैं, तो इट हैज मेड इंडिया द फोकस फॉर अटेंशन टू काउंटरवेट टू चाइना। अब जो वेस्ट है वो नहीं चाहता है कि इन्फ्लुएंस चाइना को बढ़े, क्योंकि वो चाइना को भी एज ए थ्रेट देखते हैं। खासतौर से अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए भी चाइना को एज ए थ्रेट देखता है टू इट्स एब्सोल्यूट पावर। तो उसकी जगह वो चाहते हैं कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तोड़ क्या है, इंडिया को प्रमोट करो। तो ये भी एक रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को प्रमोट करते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को अलायंस स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के रखते हैं इंडिया के साथ, ताकि हम चाइना के साथ काउंटर कर पाए। वो नहीं चाहते कि वो एशिया से निकल आए हैं तो उसका फायदा चाइना उठा ले। Although New Delhi is cautiously moving between America and its allies and China-Russia axis, the West would like India to be a strategic ally. अब देखो इस चीज को हम भी समझते हैं कि हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, हमें यूज भी किया जा सकता है, तो हम भी वेस्ट के साथ एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं। और रशिया और चाइना का भी एक एंगल बना हुआ है, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रशिया के साथ हमारी भी दोस्ती अच्छी है। अब वेस्ट तो चाहता है कि भाई हम उसके स्ट्रेटेजिक अलाई बन के रहें। द क्वेश्चन इज इफ इंडिया स्टक्स टू इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हाउ विल इट बैलेंस द मिसमैच बिटवीन इट्स रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। यानी सवाल यही है कि एक तरफ तो वेस्ट के साथ जुड़ के हम अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड हम अपना रीजनल जो बैलेंस है, जो रीजनल पावर है, उसका भी डिक्लाइन देख रहे हैं। तो दोनों को किस तरह से मैनेज किया जाए, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर इंडिया। अब यहां पर बात की गई है कि भाई जो इंडिया और जो मालदीव्स है उनके रिलेशन कैसे खराब हो रहे हैं। लेट अस प्रोब इंडिया स्ट्रेइंग रिलेशंस विद द टाइनी आर्किपेलागो मालदीव्स। तो कुछ तो कहते हैं कि भाई जो रप्चर है रिलेशंस में वो मुइजू के टिल्ट की वजह से नहीं है, इट इज लार्जली हाउ न्यू दिल्ली इज रिएक्टिंग टू दिस। ठीक है, कुछ का कहना मतलब ऐसा नहीं कि मुइजू चाइना की तरफ टिल्ट है इस वजह से ऐसा है, वो इंडिया जो है वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है उस चीज पर। बिफोर मुइजू अदर लीडर्स फॉलोड एन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी।
अब हमें सर आदत भी नहीं, देखो इससे पहले जो पॉलिसी थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी चलती आ रही थी, अब लेकिन मुइजू ने उसको चेंज कर दिया मालदीव्स फर्स्ट। कुछ का कहना है कि उसमें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपनी कंट्री को पहले आगे रख रहे हैं, तो उसमें इंडिया रिएक्ट कर रहा है, वो उनके हिसाब से रीजन बन रहा है जो रिलेशन है उसके डाउनफॉल का। As said before, countries in South Asia would like to exploit to their advantage of the growing rivalry in the region between India and China। ये बात का मतलब है कि मान लो आप रहते हो अपने घर में, तो दो बड़े पावरफुल लोग हैं, वो जानते हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हो, तो एक, लेकिन वो दो आपस में उनकी नहीं बनती है, तो दोनों आपके अलायंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, आपके अलायंस के लिए आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आपको तो पता है ये दोनों आपको अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप तो ये देखोगे भाई जो डील बढ़िया देगा हम उसके साथ निकल जाएंगे। तो ये जो कंट्रीज हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं, ये जो आपका साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये इस बात को समझते हैं कि अगर देखो इंडिया के साथ जाते हैं तो चाइना हमारे पास ऑप्शन है, अगर इंडिया हमारे साथ कुछ गड़बड़ करता, अगर हमारे साथ इंडिया बराबरी से बात नहीं करता या हमें इंडिया के कोई भी क्या कहते हैं पोजीशन या इंडिया का कोई भी प्रपोजल पसंद नहीं आता, हम खट से कह सकते हैं कि देखो चाइना में ये दे रहा है, तो इंडिया के साथ बार्गेन करने में उन्हें मदद मिल जाती है कि चाइना तुम्हें इतना दे रहा है, आप इतना दे रहे हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू देयर एडवांटेज। वो चाह रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा उस चीज का मिले, नहीं तो वो कहेंगे भाई हम आपके साथ हैं, अगर नहीं दोगे तो हम चाइना के साथ चले आएंगे। अब भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव चाइना के साथ जाए, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो जो ये कंट्रीज हैं ये अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं, तो वो इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। When President Muizu asked India to withdraw her forces, Government of India reacted strongly। जब मुइजू ने कहा कि भाई फोर्सेस हटा लो, तो भारत सरकार ने बहुत स्ट्रांगली इसको रिएक्ट किया। तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो इंडिया का हाइड्रोग्राफिक सर्वे है मालदीव्स के साथ उनके टेरिटोरियल वाटर्स में, उसको भी रिन्यू करा जाए। अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है, तो भारत और मालदीव्स का 2019 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ था, जिसके बाद भारत को ये अलाउड है कि हम उनके एरिया में हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर पाए, उनके टेरिटोरियल वाटर्स को स्टडी कर पाए, ठीक है, उनके लगून्स, कोस्टलाइन, ओशन करेंट्स, टाइड लेवल, उन सबको स्टडी कर पाए, उसकी पूरी डिटेल ले पाए, इसकी हमें परमिशन है विद द एग्रीमेंट साइंड इन 2019। तो जो मुइजू हैं वो इसको भी क्या करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज however, the tweet by Prime Minister Modi extolling the tourist potential of Lakshadweep relation to Maldives dramatically changed the people to people perception। अब हुआ क्या, अब देखो डिप्लोमेसी ऐसी काम करती, खुल के कोई नहीं कहता कि मालदीव मत जाओ लक्षद्वीप जाओ। प्रधानमंत्री इसी बीच चले जाते हैं लक्षद्वीप, और वो लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो यहां से लोगों के माइंड में भी चला गया कि भाई मालदीव का रिप्लेसमेंट हमारे खुद के देश में है लक्षद्वीप, और हमें वहीं पर जाना है। प्लस दूसरी बात, सिचुएशन इसलिए भी खराब हो जाती है, एक तो इस चीज से मालदीव को नुकसान पहुंचा क्योंकि लोगों के माइंड में बैठ गया बॉयकॉट मालदीव। दूसरा क्या था कि अनवर्दी पर्सनल कमेंट्स मेड बाय टू ऑफ मुइजूज मिनिस्टर्स ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो अभी वहां उनके जो कुछ मिनिस्टर्स थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे उनके अनवांटेड कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स नहीं आए थे, तो वो भी चीज एक इम्पैक्ट करी जो हमारे दो कंट्रीज उनके रिलेशंस के बीच में। The social media reacted to it very strongly to the point of boycotting Maldives। तो इससे जो बॉयकॉट मालदीव्स का जो ट्रेंड चल रहा था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया इस वजह से। Not only that, Muizu has been losing to his opponents after his apparent anti-India posturing। ठीक है, तो अब उससे एक दिक्कत मुइजू को उनकी कंट्री में भी हो रही है कि उनके यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं कि भाई भारत एक बड़ा देश है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। और मुइजू के जो कुछ स्टेप हुए हैं प्रो चाइना, एंटी इंडिया, उससे नुकसान किसका हो रहा है, मालदीव्स का ही हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म के लिए वहां पर जो ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया से आते हैं, तो इसलिए मुइजू के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए। तो इसको लेके मुइजू के खिलाफ भी वहां प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, अपोजिशन भी मुइजू को टारगेट कर रहा है, तो ये चीजें ये यहाँ पर मुइजू के फेवर में ठीक नहीं हो रही। In fact, there have been protests by the opposition in Maldives that warm relations with India should be restored forthwith. Maldives is the smallest country in South Asia and India is the largest.
ठीक है। But the onus lies more on India, as New Delhi should be wary of giving an inferiority complex to Maldives. Despite the difference in size, both countries need each other in mutual interest. यानी ऑथर कह रहे हैं कि भले मालदीव एक छोटा देश है, लेकिन भारत को उसको एक बराबरी के साथ डील करना चाहिए ताकि हमारे रिलेशंस मेंटेन रहें. Maldives works as a toll gate for nearly half of India's external trade and 80% of its energy imports. ठीक है. Maldives is situated along the crucial maritime trade routes between the Gulf of Aden and Strait of Malacca. तो मतलब लोकेशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेटेजिकली पोजीशन पर मालदीव्स लोकेटेड है. तो मालदीव्स का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है. अगर वो चाइना के साथ चला जाएगा तो वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ठीक नहीं है. तो मालदीव्स का ऐसा नहीं है कि मालदीव्स ही हम पे डिपेंड करता है, हम भी कुछ हद तक मालदीव्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत जरूरी है कि मालदीव्स हमारे साथ आए. Likewise, Maldives needs India for various critical reasons. तो जिस तरह से हमें मालदीव्स की जरूरत है, मालदीव्स को भी हमारी जरूरत है. ठीक है. India is the main supplier of essential commodities, provides a base for education of number of Maldivians. India is the second largest trade partner of Maldives. ठीक है. और मालदीव में कोई भी दिक्कत होती है, इंडिया हैज बीन द मेन रिस्पॉन्डर. जो 1988 में जो हमारा ऑपरेशन कॉक्टस सॉरी ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, जिसमें वहां हमने वो होने से, एक तख्ता पलट होने से बचाया था. उसके बाद से मालदीव और हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गए थे. या फिर 2004 में जो सुनामी का डिजास्टर आया था, तो भारत ही पहला देश था जिसने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था. ठीक है. तो इसलिए मालदीव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि उनके रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे बने रहे. लास्ट में वही सारे पॉइंट्स. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड रिलीफ असिस्टेंट. और 2014 में भी माले क्या वहां की कैपिटल है, इट हैड ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस एज अ मेजर डीसैलिनाइजेशन प्लांट प्रोग्राम. अब वहां नदियां तो है नहीं, तो वही पानी जो ओशन का आता है उसे डीसैलाइन किया जाता है. तो वहां उनका जो प्लांट था उसमें गड़बड़ हो गई थी, तो उस वजह से पानी की दिक्कत हो गई थी. तो रातों रात भारत ने एयरलिफ्ट कराया था ड्रिंकिंग वाटर मालदीव को. ठीक है. तो इसलिए मालदीव को हमेशा हमारी मदद गई है. हमने मेडिकल सप्लाईज भी कंटिन्यू रखी कोविड-19 पेंडेमिक में भी. तो चाइना के कंपैरिजन में भारत की सॉफ्ट पावर ज्यादा अच्छी है. कंट्रीज देखो इंडिया के साथ इसीलिए जुड़ना चाहती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो भारत कभी उनपे, जैसे चाइना उनको एक दिन में ओवरटेक कर जाएगा. एक्सपेंसिव वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है आपकी चाइना की, तो उसके तहत चाइना एक ना एक दिन ओवरटेक करेगा उन कंट्रीज को, अगर वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे, ये वो जानते हैं. लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं, भारत उनको साथ लेके ही चलेगा. तो हमारी जो पॉलिसी है वो एक सॉफ्ट पावर हमारी ज्यादा रहती है. अभी पेंडेमिक में भी जब वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया तो दुनिया भर में ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज जिनको कोई वैक्सीन नहीं दे रहा था क्योंकि सबको अपने यहाँ जरूरत थी, भारत वो देश था जिसने छोटे छोटे कंट्रीज को भी वैक्सीन प्रोवाइड करी, और इससे भारत की जो सॉफ्ट पावर है और ज्यादा बढ़ जाती है. तो सॉफ्ट पावर के मामले में चाइना हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात तो तय है. बस पैसा उनके पास ज्यादा है, इसलिए दिक्कत हो जाती है. This should be done not as a bully or a big brother in the region, but as an unoffending, friendly country, despite huge difference in size and distance. ठीक है. अब देखो है क्या दिक्कत कि भारत के ऊपर एक इल्जाम लगता रहता है कि इंडिया एक्ट्स लाइक अ बिग ब्रदर टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज. तो ऑथर भी ये कह रहे हैं कि एक बिग ब्रदर की तरह नहीं, एक अनऑफेंडिंग फ्रेंडली कंट्री की तरह हमें बाकी कंट्रीज से बातचीत करनी पड़ेगी. One way New Delhi could use its soft power is to encourage informal contacts between political and civil society actors in India and other South Asian countries. देखो ये जो बात कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी. बैक चैनल डिप्लोमेसी या फिर कह लो ट्रैक टू डिप्लोमेसी. एक तो सर डिप्लोमेसी चलती है जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्रेसिडेंट बात करते हैं. तो एक तो हो गई सर ये वाली आपकी डिप्लोमेसी जो फ्रंट पे चल रही है, ये फ्रंट मेन डिप्लोमेसी है. लेकिन एक डिप्लोमेसी होती है कि मान लो हमारी सरकारें आपस में बात नहीं कर रही है, इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट्स कौन बात कर रहा है आपस में. मान लो हमारे एक्टर्स उनके एक्टर्स, हमारे कंट्री के प्रोफेसर उनकी कंट्री के प्रोफेसर, हमारे साइंटिस्ट उनके साइंटिस्ट, ठीक है ना, या हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग उनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग.
तो जब इस तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपस में, जैसे कभी कभी हमारे मान लो कई बार पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब रहे लेकिन हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी कंटिन्यू रहती थी, उससे क्या होता है एक नोट टाई रहती है, कभी भी रिलेशंस पूरी तरह नहीं तोड़े जाते हैं, एक उम्मीद छोड़ी जाती है। तो वही उम्मीद क्या है आपका ये बैक चैनल डिप्लोमेसी, ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो कि एकदम से वो रिलेशंस खत्म हो जाए, तो उसके लिए ये आपका बैक चैनल डिप्लोमेसी जरूरत है। तो ये जो ऑथर ने दो चार लास्ट के पॉइंट लिखे हैं वो बैक चैनल डिप्लोमेसी से ही रिलेटेड है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है अगर हमें कंट्रीज के साथ अपना रीजनल पावर डेवलप करना है, ग्रो करना है। The myth that foreign policy objectives can be met by the Ministry of External Affairs alone has to be busted. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही सारे रिलेशंस को डील करे, ये मिथ हमें तोड़ना होगा। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसका भी एक बड़ा रोल होता है टू मेंटेन द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या है, आसुम तामुत विंस गोल्ड इन एमएमए नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है किसने, आसुम तामत ने जीता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां पर हुआ था, एमएमए नेशनल चैंपियनशिप इन रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। याजिक to represent India in Asian and World Bodybuilding and Physics Sports Championship। ठीक है, तो हिलांग याजिक का नाम याद रखिएगा, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द 56th एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप 2024। ठीक है, एंड द 15th WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप 2024। अभी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब जीतेंगे तब न्यूज में आएगा, फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो भी याद रखो, अरुणाचल करंट अफेयर से पूछ सकता है। नेक्स्ट है सर एमएचए डायरेक्ट सीएपीएफ। सीएपीएफ क्या, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हो गया, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, ये सब क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आते हैं। टू अडॉप्ट बी हाइव्स ऑन बॉर्डर फेंस मॉडल। ये मॉडल क्या है सर, बी हाइव्स ऑन बॉर्डर फेंस। तो ये देखो सर एक इनिशिएटिव है जिसका पर्पस होता है कि जो लोकल्स हैं, मान लो बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको जो हनी प्रोड्यूस करने में मदद की जाए ताकि उसे वो सेल करें। ठीक है, प्लांटिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स फॉर द हनी बीज एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड शैलो वाटर पिसिकल्चर थ्रू फ्रेश डिचेस बीइंग मेड इन दिस बॉर्डर एरिया टू स्टोर वाटर। मतलब कुल मिला के शहर से रिलेटेड एक इकोनॉमी डेवलप की जाए लोकल एरिया में, ताकि लोकल एरिया के जो बॉर्डर वाले एरिया हैं उनके भी अर्निंग मेंटेन रहे। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ये थी सर आपका रेड पांडा साइटेड इन ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या है सर, इट इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो अरुणाचल प्रदेश की सारी सेंचुरीज के नाम एटलीस्ट और उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। जो अपना जीके अरुणाचल जीके का, उसमें मैंने सारी सेंचुरीज मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे ईगल नेस्ट सेंचुरी की बात आई थी तो उसको देख लेते हैं। ये कहाँ पर है सर, आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये लोकेटेड है। यहाँ पर फ्लोरा क्या है, मतलब कौन कौन से आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस एंड रोडोडेंड्रस आपको देखने को मिलेगा, बैम्बू पैचेस देखने को मिलेंगे। फोना यानी एनिमल्स में अगर हम बात करें तो कैप्ड लंगूर, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, अरुणाचल मैकाक और गौर, ये फोना है। ठीक है, फोना कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, कहां पर ये पाया जाता है, रेयरली पूछता है बट हाँ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये रेड पांडा अभी मिला है ईडब्ल्यूएस में, हो सकता है यही पूछ ले कि रेड पांडा कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये आपका न्यूज में था। तो मेन एटलीस्ट इतना जरूर याद रखना, ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपका, ये आपका है वेस्ट कामेंग में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नागालैंड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स कमिटी ऑन नागा पॉलिटिकल इशू। देखो कई सालों से जो नागा पॉलिटिकल इश्यूज अनरिजॉल्व हैं, उसके लिए वहां की सरकार ने कमेटी बनाई है। कमेटी का नाम है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अब एक बार अगर हम बात देखें कि भारत सरकार और नागा की पॉलिटिक्स में क्या क्या बात हुई है,
तो भारत सरकार और नागा के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है उनके बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 में। एक बात तो याद रखना, ठीक है। फिर कई राउंड्स के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था एनएससीएन आईएम के साथ, ठीक है, एनएससीएन आईएम के साथ, नागालैंड सोशलिस्ट सॉरी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आईएम, आईएम बोले तो इसाक मुइवा, ठीक है। दो है आपका एनएससीएन के, एनएससीएन आईपी, आईएम, ठीक है। तो आईएम फॉर इसाक मुइवा। तो 2015 में उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन फिर भी बात पूरी तरह से नहीं हो पाई क्योंकि सेंटर के जो इंटरलॉक्यूटर थे और जो गवर्नर थे आर एन रवि, उन्होंने हालांकि बोल दिया था कि बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन उनका जो प्रपोजल था एनएससीएन आईएम का, उनके कुछ प्रपोजल भारत सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि देखो 2019 का दौर है। 2019 के दौर में हमने जम्मू कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस खत्म किया, आर्टिकल 370 भारत सरकार ने खत्म किया, ठीक है। ये एक देश एक संविधान से चलेगा। अब यहाँ पर जो एनएससीएन की डिमांड थी, एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी नागास के लिए, तो वो भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए जो बातचीत बनी थी वो उस लेवल पे नहीं जा पाई। एक बातचीत खत्म तो हो गई लेकिन उसका ऐसा एप्रोप्रिएट कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो एक कंक्लूजन निकालने के लिए वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमेटी बनाई है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, तो वो इसके लिए काम करेगी। नेक्स्ट न्यूज सर श्याम, ये हाँ नाम ध्यान रखना, पी श्यामा निखिल बिकेम इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो जो भी नया ग्रैंड मास्टर बनता है नाम ध्यान रखना, पी श्यामा निखिल बिकेम 85th ग्रैंड मास्टर चेस में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज जाइंट स्ट्राइक बर्ड स्पॉटेड इन तवांग, ठीक है। देखो ये जो वर्ड है जाइंट स्ट्राइक, ये अभी तवांग में देखी गई है। अब इसकी खास बात क्या इस वर्ड की, ये हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ चाइना में देखी जाती थी, जनरली वहां देखी जाती थी, लेकिन भारत में ये वर्ड पहली बार देखी गई है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया, और वो भी कहां पर, तवांग में, जाइंट स्ट्राइक। तो ये वर्ड का नाम पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट न्यूज है बेयोर विंस ब्रोंज इन 8th एशियन ताइक्वांडो होम से चैंपियनशिप, ठीक है। तो रूपा बायो ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंटिंग इंडिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो जो भी आपका स्पोर्ट्स पर्सन मेडल जीतते हैं उनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अरुणाचल करंट अफेयर्स में बहुत इजीली ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आज का पूरा न्यूज एनालिसिस था 8 से 15 मई का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।